जब मैं छोटी थी तभी मेरी माँ की मौत हो गई थी। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ मेरे साथ बुरा बर्ताव करती थी। धीरे धीरे मैं जवान हो गई। मैं अपने सौतेली माँ के ताने उल्हानों से तंग आ चुकी थी। एक दिन मेरे गांव में रहने वाले एक आदमी अर्जुन ने मुझ पर प्यार जताया। वह कभी मोबाइल फोन तो कभी दूसरी चीजें लाकर मुझे देता रहा। मेरे ऊपर खर्च करने लगा तो मैं भी उसके प्रेम जाल में उलझती गई। जब सौतेली माँ को हमारे प्यार का पता लगा तब वे चिल्लाकर मारते हुए बोली, नास पीटी, चोरी छिपे क्या गुल खिला रही है? तेरी जवानी में इतनी आग लगी है तो उस अर्जुन के साथ भाग क्यों नहीं जाती है? खानदान का नाम रोशन करेगी। खबरदार, जो अब उसके साथ गई तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। तेरी माँ ऐसी बिगड़ैल औलाद पैदा कर गई। अगर तुझसे जवानी नहीं संभल रही है तो किसी कोठे पर बैठ जा, वहाँ पैसे भी मिलेंगे और तेरी जवानी की आग भी मिट जाएगी। इस तरह आए दिन मुझे सौतेली माँ सताने लगी, पर मैं अर्जुन से बातें करती रही। वह कहता, घबराओ मत अंजू, मैं तुमसे जल्द शादी कर लूँगा। मैंने उससे पूछा, मगर कब करोगे? मेरी सौतेली माँ को हमारे प्यार का पता चल गया है। उन्होंने मुझे खूब पीटा है। यह सुनकर वह बोला, ऐसी बात है, तब तो एक ही काम रह गया है। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या काम रह गया है? उसने धीरे से कहा, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। क्या तुम घर से भाग सकती हो? यह सुनकर मैंने कहा, मैं तुम्हारे प्यार के खातिर सब कुछ कर सकती हूँ। मेरी यह बात सुनकर अर्जुन बहुत खुश हुआ और बोला, चलो आज रात को भाग चलते हैं। शहर में मेरी मौसी हैं, वहाँ हम दोनों मंदिर में शादी कर लेंगे। तुम घर से भागने के लिए तैयार हो ना? मैंने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया, हाँ मैं तैयार हूँ। अर्जुन शहर में मुझे रानी मौसी के यहाँ ले गया। फिर वह यह कहकर वहाँ से चला गया कि मंदिर में पंडित जी से शादी की बात करके आता हूँ। पर वह मुझे छोड़कर जो गया फिर आज तक नहीं आया। बाद में पता चला कि वह औरत उसकी मौसी नहीं थी, बल्कि मुझे तो वह बेच गया था। यह जानकर मेरे तो होश उड़ गए, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था वहाँ से निकलने का, और मैंने हालात के साथ समझौता कर लिया। एक बार रानी दीदी ने मुझे एक आदमी के पास भेजा। मेरी खूबसूरती देखकर वह ग्राहक दंग रह गया और मुझसे बोला, तुम चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो। उसका नाम अमित था। ठीक है, तारीफ करने का समय नहीं है। मैं एक धंधे वाली हूँ और धंधे वाली ही रहूंगी। आप कितनी भी तारीफ कर लो। लगता है तुम कोठे पर अपनी मर्जी से नहीं आई हो? अमित ने सवाल पूछा। देखिए मिस्टर, फालतू सवाल मत पूछो। ठीक है, नहीं पूछूंगा, मगर मैं नाम तो जान सकता हूँ तुम्हारा? आपको नाम से क्या है? रानी दीदी ने जिस काम से भेजा है वह करो और भागो। फिर भी मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम मंजू है। क्या तुम अब भी शादी करने की इच्छा रखती हो? अब कौन करेगा मुझसे शादी? अगर कोई तुमसे शादी करने को तैयार हो तो शादी कर लोगी? मैं इन मर्दों को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब केवल औरत के जिस्म से खेलकर इस गंदगी में ढकेलना जानते हैं। तुम्हें मर्दों से इतनी नफरत क्यों? मगर आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? आप अभी धंधे वाली के पास हैं। आप अपना काम कीजिए और यहाँ से जाइए। मैंने अभी तुमसे कहा था कि अगर कोई शादी करने को तैयार हो जाए, क्या तब तुम तैयार हो जाओगी? ऐसा कौन बदनसीब होगा जो मुझसे शादी करने को तैयार होगा? क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? कहकर अमित ने अपना फैसला सुना दिया। यह सुनकर मैं हैरान रह गई और बोली, आप करेंगे? हाँ, तुम्हें यकीन नहीं है? मैं कैसे यकीन कर सकती हूँ? दरअसल मुझे मर्द जात पर ही भरोसा नहीं रहा। लगता है तुमने किसी मर्द से चोट खाई है, इसलिए हर मर्द से अब नफरत करने लगी हो।
बस ऐसा ही समझ लो। अपनी कहानी बताओ कि वह कौन था जिसने आपके साथ धोखा किया। क्या करेंगे जानकर? सुनकर क्या आप मेरे घाव भर देंगे? मैंने जब यह सवाल उछाला तब अमित सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद इतना ही कहा, अगर तुम बताना नहीं चाहती हो तो मत बताओ, मगर इतना तो बता सकती हो कि यहाँ तुम अपनी मर्जी से आई हो या कोई जबरन लाया है। प्यार में धोखा खाया है मैंने, कहकर मैंने अपनी नजरें झुका ली। मतलब साफ है कि जिस लड़के में तुमने प्यार का विश्वास जताया वही तुम्हें यहाँ छोड़ गया। छोड़ नहीं गया, रानी दीदी को बेच गया। बड़ी तल्खी से मैं बोली और मैंने अपनी पूरी कहानी अमित को सुना दी। सचमुच तुमने प्यार में धोखा खाया है, अफसोस जाहिर करते हुए अमित बोला। फिर कभी तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी, मगर मुझे नहीं मालूम। उसके लिए तो अच्छा ही था कि एक बला टली। अगर मैं जाती भी तब मुझे नहीं अपनाती। अब तुमने क्या सोचा है? अमित ने कुरेदा। सोचना क्या है, अब रानी दीदी के कोठे को ही सब कुछ मान लिया है। मैंने साफ कह दिया। मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, फिर मैं औरत जात ठहरी। आप जैसे पराये मर्द पर कैसे यकीन कर लूं? कहीं दूसरे अर्जुन निकल जाओ। तुम्हारे भीतर मर्दों के लिए नफरत बैठ गई है, मगर मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम समझ रही हो। एक ही मुलाकात से मैं कैसे मान लूँ? ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा, तब तक अच्छी तरह सोच लेना, कहकर अमित उठकर चला गया। मुझको यह पहला ऐसा मर्द मिला था जो मेरे शरीर से खेल कर नहीं गया था। 4-5 दिन तक अमित लगातार आता रहा, मगर कभी मेरे शरीर से नहीं खेला। तब मैं बोली, आप रोज आते हैं पर मेरे शरीर से खेलते नहीं क्यों? जब तुमसे मेरी शादी हो जाएगी तब रोज तुम्हारे शरीर से खेलूंगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो। जब तक रानी दीदी के लिए मैं खरा सिक्का हूँ वह मुझे नहीं छोड़ेंगी। यह बात है तो मैं रानी से बात करता हूँ, कहकर देख लो, वह कभी राजी नहीं होंगी। मैं रानी को राजी कर लूँगा, मगर मैं नहीं जाऊँगी। देखो मंजू, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, क्या जिंदगी भर इसी दलदल में रहोगी? अभी तुम्हारी जवानी बरकरार है, इसलिए हर कोई मर्द तुमसे खेल कर चला जाएगा, तुम्हें तुम्हारे शरीर की कीमत भी दे जाएगा, मगर जब उम्र ढल जाएगी तब तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। तुम चाहती हो कि इतना पैसा कमा लूंगी, फिर बैठे बैठे वह पैसा भी खत्म हो जाएगा, समझाते हुए अमित बोला। इसलिए कहता हूँ कि अपना फैसला बदल लो। तू रोज रोज आकर मंजू को क्यों परेशान करता है? खुला दरवाजा देखकर रानी दीदी कमरे में घुसते हुए बोली। अमित बोला, रानी मैं मंजू से शादी करना चाहता हूँ। शादी? अरे शादी की तो सोच भी मत। अभी मंजू मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, मैं इसे कैसे छोड़ दूँ? रानी बोली। यही सोचो कि यह मुर्गी एक दिन सोने का अंडा देना बंद कर देगी, तब क्या करोगी इसका? मगर मुझे एक बात बताओ कि तुम मंजू से शादी करने के लिए ही पीछे पड़े हो? इस कोठे में दूसरी लड़कियां भी तो हैं? रानी ने पूछा। दूसरी लड़कियों की बात मैं नहीं करता रानी, मंजू मुझे पसंद है, मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। आप अपनी रजामंदी दीजिए। एक बार फिर अमित ने कहा। ऐसे कैसे इजाजत दे दूँ? तुम कौन हो? तुम्हारा खानदान क्या है? अपने बारे में कुछ बताओ। अगर मैं अपना खानदान बता दूंगा तब क्या तुम मंजू से मेरी शादी के लिए तैयार होगी? मुमकिन है कि मैं तैयार हो भी जाऊं, रानी ने कहा। देखो रानी, मरने से पहले मेरे पापा कह गए थे कि तुम अपनी माँ नहीं धंधे वाली से पैदा औलाद हो, तुम्हारी माँ तो बांझ है। रानी दीदी खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद वह बोली, तुम्हारे पिता ने यह नहीं बताया कि वह धंधे वाली कौन थी? बताना तो चाहते थे, मगर तब तक उनकी मौत हो गई, अमित ने कहा।
रानी दीदी ने पूछा, अच्छा तुम अपने पिता का नाम तो बता सकते हो? जयप्रकाश। तब रानी दीदी कुछ नहीं बोली, वह अपने अतीत में पहुंच गई। बात उन दिनों की थी जब रानी दीदी जवान थी। एक दिन जयप्रकाश नाम का एक अधेड़ कोठे पर आया था और बोला, देखो रानी, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मुझे तुम्हारे पेट से बच्चा चाहिए। मैं एक धंधे वाली हूँ, मैं बच्चा नहीं चाहती हूँ। रानी ने इनकार करते हुए कहा कि अगर बच्चा ही चाहिए तो किसी और से शादी क्यों नहीं कर लेते? मेरी शादी के 10 साल गुजर गए हैं, मगर पत्नी माँ नहीं बन पाई है। तब दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? कर सकता हूँ, मगर मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, उसकी खातिर दूसरी शादी नहीं कर सकता। जयप्रकाश ने कहा, मैं इसी उम्मीद से तुम्हारे पास आया हूँ। तब रानी सोच में पड़ गई कि क्या जवाब दे। बच्चा देना मतलब 9 महीने तक धंधा चौपट होना। उसे चुप देखकर जयप्रकाश ने पूछा, क्या सोच रही हो रानी? देखो, मेरे पेट में अगर आपका बच्चा आ गया तो 9 महीने तक मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। मैं अपना धंधा चौपट नहीं कर सकूंगी। आप कोई अनाथ बच्चा गोद ले लीजिए। अगर मुझे गोद ही लेना होता तब मैं तुम्हारे पास क्यों आता? कहकर जयप्रकाश ने आगे कहा, जब तुम्हारे पेट में बच्चा ठहर जाएगा तब साल भर तक सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। जब रानी ने यकीन कर लिया तब जयप्रकाश अपनी गाड़ी लेकर रोज उसके कोठे पर आने लगा। महीने भर के भीतर उसके बच्चा ठहर गया। वह साल भर तक रखैल बनकर रही। उसकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाने लगा। 9 महीने बाद रानी के लड़का हुआ। 6 महीने के भीतर जब तक माँ का दूध बच्चा पीता रहा तब तक जयप्रकाश उसे अपने साथ नहीं ले गया। बच्चा जयप्रकाश को सौंपने के बाद रानी अपने पुराने ढर्रे पर आ गई। जब शरीर ढलने लगा, ग्राहक कम आने लगे, तब वह कोठा चलाने वाली बन गई। और रानी कहाँ खो गई कहकर अमित ने उसे झकझोरा। तब वह अतीत से वर्तमान में लौटी। अमित को अपने सामने देखकर रानी ने मन ही मन सोचा, अब बता दूं कि मैं इसकी माँ हूँ, मगर यह राज राज ही रहेगा। मैं तो इसे जन्म देकर अपनी गोद में खिलाना चाहती थी। रात रात भर तड़पती थी। अरे आप फिर कहाँ खो गई? अमित ने एक बार फिर टोका। तुम्हारी माँ तो है ना? हाँ माँ है, मगर आपको यकीन दिलाता हूँ कि मंजू को मैं खुश रखूंगा, किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। हाँ बेटे, मंजू को ले जा, इससे शादी कर ले। अरे आपने मुझे बेटा कहा? अमित ने जब यह पूछा तब रानी बोली, अरे उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए तू मेरा बेटा हुआ कि नहीं? देख मंजू, मैं तुझे आज़ाद करती हूँ, तू इसके साथ शादी रचा ले। मेरी अनुभवी आंखें कहती हैं कि यह तुझे धोखा नहीं देगा, मगर मैं एक धंधे वाली हूँ, यह दाग कैसे मिटेगा? मैंने पूछा। क्या इनकी माँ एक धंधे वाली को अपनी बहू बना लेगी? देखो मंजू, मैंने अपनी माँ से इजाज़त ले ली है, बल्कि माँ ने ही मुझे यहाँ भेजा है। कहकर अमित ने एक और राज खोल दिया। जा मंजू जा, कुछ भी मत सोच, इस गंदगी से निकल जा, तू वहाँ महारानी बनकर रहेगी। दबाव डालते हुए रानी दीदी बोली, ठीक है, आप कहती हैं तो मैं चली जाती हूँ। उठकर मैं अपनी कोठरी में गई। मुंह से पुता पाउडर लाली सब उतार कर, साड़ी पहनकर एक साधारण औरत का रूप बनाकर जब अमित के सामने आकर खड़ी हुई तो वह मुझे देखता रह गया। बाहर कार खड़ी थी। हम दोनों तो कार में बैठ गए। मैंने रानी दीदी का दिल से शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्होंने मुझे इस नरक से आज़ाद कर दिया था।